का ब्लड पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाती। तो एजिंग की वजह से समझ आ गया। अब आपको समझ आना चाहिए कि एज की वजह से हमको क्यों पेशेंट को देखने को मिलता है। सेकंड वन है हाई बीपी। ये इंपॉर्टेंट है, हाई बीपी क्यों? सर बीपी की वजह से क्यों आ रहा है? देखो बीपी की वजह से सबसे आज एक यहाँ पर एक रिलेशन समझना। हमारी नॉर्मल बीपी होती है 120/80। अब क्या होता है, जिनकी जब बीपी होती है ना, जिनकी हाई बीपी होती है, उससे क्या होता है कि ये आपकी है आर्टरी। आर्टरी में यहाँ पर आपका कर रहा है ब्लड फ्लो। जब बीपी तेज होती है, बीपी आपकी ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ब्लड फ्लो है इसकी रेट बढ़ जाती है। ब्लड के अंदर बहुत सारे आप जानते हो आपके सेल्स होते हैं। जब इनकी स्पीड बढ़ जाती है तो मालूम क्या करते हैं, ये सेल्स आपकी वॉल से एकदम कोलाइड करने लग जाते हैं। स्पीड, जब स्पीड तेज हो गई तो जो कॉलिजन होगा आपकी वॉल से, जो कॉलिजन की जो स्पीड होती है वो भी तेज हो जाती है। और उसी कॉलिजन की स्पीड की वजह से क्या होता है वहां पर, माइक्रोट्रोमा। क्या होता है वहां पर, माइक्रोट्रोमा। इसी कॉलिजन की स्पीड कैसे यहाँ पर माइक्रोट्रोमास होने लग जाते हैं। हाई बीपी क्यों करते हैं, सिर्फ अभी हाई बीपी की बात कर रहा हूं मैं, कोई और डिसीज नहीं जोड़ रहा हूं उसके साथ। हाई बीपी क्या करेगी, इनके जो इसके अंदर सपोज आरबीसी है, डब्ल्यू, कितने सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ब्लड के अंदर, वो जब उनकी क्या उनकी स्पीड तेज होगी तो वो भी एकदम स्पीड से वॉल से टकराएंगे अपनी आर्टरी के। जब वो अपनी आर्टरी की वॉल से टकराते हैं तो आर्टरी जिस सेल से बनी होती है वो सेल्स डैमेज होने लगते हैं। जब वो सेल्स डैमेज होते हैं तो वहां पर क्या होता है, माइक्रोट्रोमा। क्या, माइक्रोट्रोमा। और जब भी आपकी बॉडी में कोई भी चोट लगती है, ट्रोमा होता है, वहां पर सबसे पहले क्या होता है, हीलिंग। और जैसे ही यहाँ हीलिंग होती है, हमेशा याद रखो, चाहे बॉडी के आप बाहर की बात हो चाहे अंदर की, हीलिंग सेम होती है। आपके कभी चोट बाहर लगी है, क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं कि नहीं, चोट के ऊपर जहां से क्यों खून ना निकले, ब्लड ना निकले। सेम उसी तरीके से अंदर होता है, अंदर भी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या होने लग जाता है, यहाँ पर इस तरीके से क्लॉट बनने लग जाते हैं ब्लड, क्यों, क्योंकि वो हीलिंग की वजह से, वहां पर हीलिंग होनी है। और वो ब्लड क्लॉट इस तरीके से आर्टरी को नैरो करते चले जाते हैं। जैसे इधर भी बनने लग गया, अगर सपोज यहाँ पर ट्रॉमा हुआ था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको हील करने के लिए कौन आ जाएंगे, याद करो, सेकेंड ईयर इन्फ्लामेशन कौन आएंगे, सबसे पहले प्लेटलेट्स आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगे, आरबीसी आ जाएंगे, सब यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे है ना। वो जब अटैच होंगे तो वो क्या करेंगे, आर्टरी को नैरो करेंगे। तो सोचो, ठीक तो आपकी आर्टरीज को, बॉडी तो आपकी आर्टरी को ठीक करना चाह रही है, मगर वो ही आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर देती है। क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा ना पता, वो तो अपनी जगह बनाएगी, लेकिन उसकी वजह से आपकी आर्टरी नैरो होने लग जाती है। और ब्लड जितना सर्टेन अमाउंट में पहुंचना चाहिए हार्ट तक, वो नहीं पहुंच पाता। इसीलिए, और ये तो सिर्फ मैंने हार्ट के कंडीशन में बताई, यही सेम कंडीशन पूरी, क्योंकि बीपी तो पूरी बॉडी के लिए बढ़ रही है, तो पूरी बॉडी की जो आर्टरीज होती है वो इसी तरीके से डिस्टर्ब होती है हाई बीपी में। इसलिए उनको ऑर्गन फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनका कोई भी ऑर्गन डैमेज इजिली हो सकता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज डैमेज हो रही हैं, और पर्टिकुलर जिधर की आर्टरी डैमेज हो गई, रेनल आर्टरी डैमेज हो गई तो किडनी गड़बड़ हो जाएगी, क्या कोरोनरी आर्टरी हो गई तो हार्ट हो जाएगा, कैरोटिड आर्टरी हो गई तो भैया आपका ब्रेन गड़बड़ होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा जब स्ट्रोक में के भी रिस्क फैक्टर में हाई बीपी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो भी क्यों था, इसी वजह से। हाई बीपी ये काम करता है, याद रखना, ये इसकी मैकेनिज्म होती है जो लोग जनरली नहीं समझते। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अभी पूरा हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल का ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग कैसे करती है सर, सिगरेट स्मोकिंग हम सुनते तो जाते हैं, करती कैसे, क्योंकि सिगरेट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, निकोटीन वगैरह। इनका क्या करते हैं, ये तो पीते तो आप प्लेजर के लिए हो, मगर ये जब लॉन्ग टर्म में आप सिगरेट पीते रहते ना, तो वो निकोटीन आपके ब्लड से बाइंड होकर उसे थिक कर देती है, थिक गाढ़ा कर देती है, और ब्लड के क्लॉट बनाने लग जाती है। और वो क्लॉट क्या करते हैं, आपकी आर्टरीज, जैसे सपोज ये आर्टरीज आ रही थी, और वो अगर वो आर्टरीज में जाके वो क्लॉट कहीं फंस जाएंगे और आपके ब्लड को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो आपको समझ आ गई सिगरेट स्मोकिंग कैसे करती है। ओबेसिटी एक ही बात है, ओबेसिटी का मतलब ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना वो सब, ये तो अलग अलग नाम है। फिजिकल इनएक्टिव का भी वही बात, फिजिकल इनएक्टिव क्या, भैया महीनों तक कोई काम नहीं कर रहा, हमारे बॉडी की बहुत अच्छी आदत है, उसे बोलते हैं हैबिचुअल होना। आप अपने काम, आपने बहुत अच्छा, किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसे पता होगा कि जब एक महीने अगर एक जॉइंट पे फ्रैक्चर, अगर अपन पीओपी कास्ट चढ़ा देते, आप उससे काम नहीं लोगे ना, तो देखना क्या होगा मालूम है,
वो ज्वाइंट काम ही नहीं करेगा। तो बॉडी की इतनी अच्छी आदत होती है कि आप उससे कोई काम मत करा, वो काम करना बंद कर देगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब आप काम नहीं लेते इतना हार्ट से, फिर सडन एकदम काम लेने लग जाते हो तो हार्ट पर लोड बढ़ जाता है। अनहेल्दी डाइट का तो वही मतलब है कि वही सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा ले रहे हो। डायबिटीज, डायबिटीज क्यों सर, क्यों डायबिटीज, डायबिटीज क्यों एक रीजन है? डायबिटीज इस वजह से रीजन है क्योंकि देखो सबका एंड गोल तो ब्लड को रोकना ही है। ये क्या करता है, डायबिटीज जब ये आर्टरी होती है ना, डायबिटीज में क्या हो जाता है, एक तो पहले तो आपका ब्लड हो जाता है थिक। सर थिक क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में आ जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कर देगा, आप किसी सोचो किसी भी लिक्विड में अगर आप ग्लूकोज डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, और थिक होने लग जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, तो वो थिक होता है। प्लस ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है, आपकी आर्टरीज से जैसे ही टकराते हैं आर्टरीज की वॉल से इन्हें रप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वही जो हाई बीपी में होता है, हाई बीपी में तो खुद ही के सेल्स रप्चर कर रहे हैं, मगर यहाँ हाई बीपी तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रप्चर करते हैं इस आर्टरीज की वॉल को। और फिर वो सेम वही जो हाई बीपी वाली मैकेनिज्म होती है वो भी यही चलती है कि अगर एक बार रप्चर होगा फिर बॉडी इसको हील करने आएगी, और हील करेगी तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट बनने लग जाएंगे। तो डायबिटीज भी इस वजह से एक क्या होती है, हार्ट अटैक का रीजन होती है। ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री हो किसी को, या किसी को पहले कभी चेस्ट पेन या हार्ट डिसीज स्ट्रोक वगैरह आया हो। यहाँ तो नॉर्मल बातें लिखी हुई है कि जो आप जानते हो कि जो आपको हाई डेंसिटी लिपिड होता है वो आपके लिए अच्छा होता है, लो डेंसिटी लिपिड खराब खराब होता है। सेकंड ईयर में आप पढ़ के आए हो बायोकेमिस्ट्री में ना, लिपिड एबनॉर्मलिटी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब वैल्यू लिखी हुई है जो आपको पता है। एक आपको बता रहा हूं कि अभी तक तो आपने जितना पढ़ा वो उन लोगों के लिए पढ़ा कि जिनको इस्केमिक हार्ट डिसीज आ रहा है। सर आप तो हमें ये बताओ कि डेथ कैसे होनी है, डेथ इंसान मरेगा कैसे इससे, अब तो बहुत खत्म हो गया, अब जल्दी बताओ कैसे मरेगा इंसान। आप तो कुछ भी पकड़ लो, चाहे कोलेस्ट्रॉल पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, सबका एक ही काम था। क्या काम था? आर्टरी को नैरो करना, आर्टरी को नैरो करना इस तरीके से। अब होता क्या है, अब डेथ मालूम कैसे होती है, इस वजह ऐसे डेथ होती है। आपने सुना है कभी कि सर अरे वो तो पता नहीं, वो बहुत बार सुना होगा, वो तो नहाने गए थे वहीं मर के वहीं एकदम चले गए, अरे ये तो अभी हंस हंस रहे थे एकदम चले गए, पता नहीं, मतलब इन्हें तो कोई प्रॉब्लम। आप सुनते हो ना साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब पहले से उसकी आर्टरी ब्लॉकेज तो हो रही थी, मगर क्या इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी कि उसको कोई सिम्टम्स आए। जैसे सपोज 100% ब्लड जा रहा है तो सिर्फ 20% ब्लॉकेज हो रहा था, तो 20% में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसने कहा था अरे ठीक है नैका चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, नहीं चले 20% था। सर डेथ कैसे हो गई, साइलेंट हार्ट अटैक कैसे हो गया? साइलेंट हार्ट अटैक ऐसे होता है कि अगर ये 20 से 30 हो जाए, 40 हो जाए, तो पेशेंट को पता चल जाता है, तो वो डॉक्टर पे भाग के चला जाता है और बोलता है सर एकदम, डॉक्टर बोलता है आपको हार्ट अटैक आया था और बचा लेता है। आप बच कब नहीं पाते, कब आपकी डेथ हो जाती है? आप जब उसका मेजोरिटी पार्ट होता है साइलेंट हार्ट अटैक कि आराम से एकदम सोते ही सोते चले गए। कैसे क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये आर्टरी की वॉल से अटैच होते हैं। अब यहां से ब्लड कर रहा है आपका फ्लो, यहां से आपका ब्लड कर रहा है फ्लो। अब दिमाग लगाओ, ये ब्लड कंटिन्यूअसली इससे नहीं टकराता होगा, चाहे ये कोलेस्ट्रॉल बना रहे, चाहे आपके क्या बोलते हैं डायबिटीज की वजह से ग्लूकोज बना रहे, चाहे हाई बीपी की वजह से आपका क्या बोलते हैं क्लॉट बन रहा था वो बना रहे, कुछ भी बना रहे, ये सब क्या कोई बॉडी के स्ट्रक्चर्स होना है जो इतने मजबूत होंगे, है तो ये लूज ही ना। तो मालूम क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, ये कंटिन्यूअसली ब्लड इससे टकराता है और इससे टक्कर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं ये ब्लड के साथ आगे करने लग जाते हैं ट्रेवल। और जैसे ही एक समय आता है कि अपनी इसकी आर्टरी सपोज इसकी कोई आगे चल के ब्रांच नैरो हुई, अभी तो ये मोटी थी, आगे चल के नैरो होगी, और जैसे ही नैरो हुई और ये पार्टिकल इसमें जाके एकदम फंस जाता है, और जैसे ही फंसता है वो पूरी आर्टरी को 100% एकदम ब्लॉक कर देता है, एकदम सडन, और एकदम सडन डेथ हो जाती है उसकी। अभी आपके सामने हंस खेल रहा था, डांस कर रहा था और एकदम डेथ हो गई। क्यों? इसी वजह से कि भैया 20% उसे नहीं समझ आया, ब्लड एकदम टूटा, जैसे ही टूटा, अब ये टूटने को हमारी बॉडी थोड़ा ना बताएगी कि हम आपके उसको तोड़ रहे हैं, वो तो ब्लड कंटिन्यूस टूट जाता है, और जैसे ही वो आगे जाता है एक आर्टरी में एकदम ब्लॉक पूरा कर दिया। सपोज कोई छोटी आर्टरीज थी उसमें जाके फंस गया और एकदम 100% ब्लॉक कर दिया उसे, इस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी को बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, कि सब कुछ बढ़िया था अचानक एकदम हो गया। इसीलिए याद रखो जब सब कुछ बढ़िया है ना, सब वो सबसे बेकार है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में होना ही चाहिए।
इसलिए थोड़े बहुत दुख, थोड़ी बहुत समस्याएं तो लगी रहनी चाहिए, तो उससे पता चलता है आप जिंदा हो। इसलिए अगर थोड़े बहुत, अगर उस पेशेंट को थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे ना हार्ट के, जैसे चेस्ट पेन हो रहा, कुछ हो रहा है, तो वो डॉक्टर पे पहुंच जाएगा, तो वो बच भी जाएगा। और जिसको कोई सिम्टम नहीं आते ना, वो ही नहीं बच पाते। इसलिए लाइफ में जब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो आने दो, अच्छी बात है ये। ठीक है, सिम्टम्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीवर आना, पेन होना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं आते तो तभी तो पेशेंट को फिर प्रॉब्लम आती है। प्रिवेंशन क्या होंगे सर? इन सब के उल्टे कर दो जितने भी पड़े। जैसे क्या, अब एज को तो उल्टा नहीं कर पाओगे, एज को उल्टा कर पाओगे क्या? नहीं। फिर तो उसमें तो आप सब उसको सब प्रिकॉशन बताओगे कि ज्यादा चलो मती। अब जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज कम करो, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल कम करो, है ना। जिनकी हाई बीपी है उनकी लो बीपी करो, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी थी उनसे बोलो काम करो, चलो जाओ। अनहेल्दी डाइट है तो उनकी हेल्दी डाइट करो। ये सब उसके प्रिवेंशन हो जाएंगे। लिखिए आना आप लोग, है ना। प्रिवेंशन क्या, जो रिस्क, प्रिवेंशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? मेन में ये ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू वुमेन। क्यों मिलता है मेन में ज्यादा? क्योंकि मेन में डायबिटीज और हाई बीपी ज्यादा मिलती है। और इसका ये, और इंडिया में भी मेन ही, इंडिया तो वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में मेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मोर देन 80% मेन को ही होता है। क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ही ज्यादा हाई बीपी, और जितनी हाई बीपी तो ये सबसे पहले ये होता है। ठीक है। मोर कॉमन इन यूएस जनरली, मैंने आपको बता दिया 60 साल, 60 ईयर से मेन में, और अगर 70 हो जाए, 70 के ऊपर हो जाए, फिर वुमेन्स में ज्यादा कॉमन होती है। मगर आप तो यहाँ थोड़ा इंडिया का भी लिख के आना। ठीक है। 50% केसेस इंडिया में आपके क्या होते हैं, 50 साल से कम उम्र के लोग होते हैं। ठीक है। इंडिया में क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल स्ट्रेस, और सबसे बड़ी चीज लैक ऑफ नॉलेज। वहां के लोग, यहाँ के लोगों को थोड़े भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, सब हम करते हैं इग्नोर। कुछ भी सिम्टम्स आए, अरे हम तो जिम जाते हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है हमें तो कुछ नहीं, अरे जो पेन आ रहा है ना, कुछ हो रहा, सब होगा, नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है, हर दो में से एक की, उसकी जिसकी 50 ईयर से कम है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है उसका इग्नोरेंस। सिम्टम्स तो दिखाती है बॉडी, मगर वो देखते ही नहीं है, अरे होगा, छोड़ो, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, और काम खत्म। टाइप्स ऑफ आईएसडी क्या होता है? ये एक तरीके से देखो कि लेवल ऑफ क्रोनिसिटी की तरफ बढ़ता है। इनको सिर्फ नाम याद करना है, इनके लेवल ऑफ क्रोनिसिटी बढ़ रही है। यानी सबसे पहले टाइप होता है एंजाइना पेक्टोरिस, ये मोस्ट कॉमन। इसका मतलब क्या? सिर्फ चेस्ट पेन होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, बस खत्म। टाइप 2 क्या? कि जो ब्लड सप्लाई है वो और ज्यादा कम हो गई, मतलब वो क्रॉनिक हो गई। जो ये, इसको आप एंजाइना पेक्टोरिस को आप एक्यूट इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी बोल सकते हो। कब? कि जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी कम है, जब वो और ज्यादा कम हो जाए। ये जो इसका नीचे की तरफ लेवल जा रहा है ना, वो मालूम किस, वो लेवल क्या शो कर रहा है? कि जब ऑक्सीजन का अमाउंट जितना नीचे कम होता चला जाएगा, उतने ही टाइप्स इसके बताएंगे। एंजाइना पे सपोज किसी को 100 ऑक्सीजन चाहिए, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है कि सिर्फ 10 ही ऑक्सीजन कम हुई। क्रोनिक मतलब कि सिर्फ 30 ही ऑक्सीजन कम हुई, कि सिर्फ 30। सडन कार्डियक डेथ, यानी 50% ऑक्सीजन आपकी कम हो गई, डेथ। और आखिरी का इन्फाक्शन लगभग 80% आपकी ऑक्सीजन कम हो गई। इन्फाक्शन मतलब कब? इन्फाक्शन यानी ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी ही हो जाना। अब कंफ्यूज हो गए सर, ये एक्यूट का मतलब क्यों क्रोनिक होना चाहिए? यहाँ मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ये ऑलरेडी बहुत क्रोनिक है, उसका एक्यूट की बात हो रहा है। तो सर इसकी नेक्स्ट स्टेज तो फिर क्रोनिक मायोकार्डियल इंफाक्शन होती है। क्रोनिक मायोकार्डियल इंफाक्शन को पेशेंट पहुंचता ही नहीं है, डेथ इसी स्टेज पे डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये लेवल ऑफ सीबीएलटी से नीचे बढ़ रहे हैं ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीमेंट। ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं बस, और इसमें कुछ हमें ज्यादा नहीं लिखना है। जो मैंने आपको बताया बस इतना से ही मैं बताना है, सिंपल सा इतना सा रहेगा। क्या क्या कॉजेज रहेंगे? देखो दो चीजें हैं, एक बात बिल्कुल से इस चीज को समझना है। क्या क्या दो चीजें हैं सर? क्या मतलब क्या? दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड ही नहीं मिल रहा। पहला केस क्या होगा? कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ही नहीं मिल रहा। ठीक है, ये केस होगा। दूसरा क्या? कि हार्ट को ब्लड तो मिल रहा है, मगर हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए।
ज्यादा ब्लड चाहिए, यानी हार्ट की जो डिमांड है ऑक्सीजन की, अब मैं ब्लड नहीं बोलूंगा, मैं ऑक्सीजन बोलूंगा, ऑक्सीजन ज्यादा वर्ड अच्छा लगेगा, है ना। तो पहला तो ये कि हार्ट को अगर सपोज 100 ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट को 100 ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, पहला केस की वजह ये केस बनेगा। दूसरा केस के हार्ट को 100 ऑक्सीजन चाहिए, मगर हम कुछ हार्ट को ऐसा मजबूर कर रहे हैं, कुछ ऐसे कामों के लिए मजबूर कर देते हैं जब हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो बढ़ जाती है। सपोज हो गई 150, मगर फिर भी हम उसे 100 ही दे रहे हैं, यानी जितनी उसे जरूरत है उतना तो दे रहे हैं, मगर हमने कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से हार्ट की जो जरूरत है वो बढ़ गई। वो काम क्या होंगे वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन एक एग्जांपल तो याद आ ही रहा होगा, क्या सर एक्सरसाइज कर लो, ज्यादा ज्यादा लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, हार्ट की पंप रेट कितना, हार्ट को ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन चाहिए, क्यों, क्योंकि हार्ट को ज्यादा ब्लड काम करना है, ज्यादा ब्लड पंप करना है, मगर उतने अमाउंट में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। तो पहला वाला केस हम पढ़ते हैं। पहला केस का मतलब है जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम हो गई हार्ट को, यानी जितनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिल रही, पहला केस। और दूसरा केस होगा कि हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, जितना चाहिए उतना तो मिल रहा है, मगर हार्ट अब ज्यादा मांग रहा है, और ज्यादा अगर हम उसे नहीं दे पा रहे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जो कॉमन वन होगा वो ये प्रॉब्लम होगी, कॉमन तो प्रॉब्लम यही होगी ना ऊपर वाली, ये थोड़ी लेस कॉमन होती है, ठीक है। अब इसमें दो बनेंगे आपके क्या बनेंगे, पहला क्या बनेगा, दो कारण बनेंगे कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। क्या कारण हो सकता है, मैं बहुत सिंपल बताता हूं। क्या हो जाए कि पहला कारण ये हो जाए कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा। जो अभी तक जितनी भी रामायण पढ़ के है ना, कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब कौन सी कंडीशन में आते हैं, वो इस कंडीशन में आते हैं कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा। सर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि आर्टरी नैरो हो गई, आर्टरी नैरो हो गई। सर ये तो पहला केस हो गया सर, पहला केस ही लिखा हुआ है, पढ़ो इसको फटाफट पढ़ते हैं। डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड कमी हो जाए, कैसे डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है, क्या होता है इसको का मतलब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना। इसको हम डीप पढ़ेंगे, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको डीप। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्थ्रो का मतलब होता है आर्टरी, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है प्लेग बन जाना, प्लेग फॉर्मेशन, उसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस यानी आर्टरी के अंदर ये जो प्लेग बन रहा था, थ्रोम्बस बन रहा था, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस्ड हो रही है, ब्लड जितना पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो वो आगे चल के ना वो थ्रोम्बो एम्बोली मतलब ये टूट के आगे चला जाए, इसकी वजह से आपकी प्रॉपर जितना कॉर्नरी आर्टरी को ब्लड पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाएगी। क्यों, क्योंकि स्पाज्म का मतलब है कि अगर उसका जो एरिया नॉर्मली पहले एरिया इतना था वो अब कम होकर कम इतना ही रह गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट बन गया, क्लियर। और उसके आसपास की जो कोलेटरल ब्लड वेसल्स है वो सब अफेक्ट होगी। तो पहला तो हमें सर समझ आ गया बहुत अच्छे से कि पहला पॉइंट तो ये कह रहा था कि हमने ब्लड ही कम हो गया जितना हम चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, तो वो पहला वन था। दूसरा क्या, कि दूसरे में ब्लड आपकी बॉडी में सपोज ऐसा कोई रीजन हो जाए जिसकी वजह से पहले में तो ब्लड ही कम हो गया, दूसरे में आपकी आर्टरी वाटरी सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, आपकी आर्टरीज नॉर्मल है, सब कुछ है, ब्लड पूरा पहुंच रहा है, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। देखो इस वाले केस में ब्लड कम होने का मतलब क्या है कि ब्लड कम होगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इस वाले केस में ब्लड कम। मगर इस वाले केस में ब्लड तो पूरा प्रॉपर पहुंच रहा है, मगर एक बात बताओ, ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अटैच होता है ऑक्सीजन से। आप सपोज करो कि ब्लड तो मैं प्रॉपर पहुंचा दूं, मैं अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं दूं तो क्या मतलब, कोई मतलब है। तो फिर तो वही बात होगी कि आपने थाली तो पूरी लगा दी मगर थाली में खाना नहीं रखा, तो तब भी तो आप भूखे ही रह जाओगे, है ना। थाली होना चाहिए, थाली में खाना भी होना, प्लेट होनी चाहिए, प्लेट में खाना भी होना चाहिए। तो पहले वाले केस में तो क्या हो रहा था, प्लेट ही नहीं मिल रही थी, तो प्लेट नहीं मिलेगी तो उसमें खाना आएगा किसमें, किसी में नहीं। दूसरे केस में प्लेट तो रख दी मगर उसके अंदर खाना ही नहीं रखा, यानी ब्लड तो दे दिया मगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। दिमाग लगाओ, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अनेमिया, यानी क्या, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया बोलते हैं, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट कब, ये कंडीशन कब बन सकती है, इसके अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट कब, जब आपको अनीमिया हो जाए, यानी आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। सर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन लेके चलती है, तो ब्लड भले कितना भी बना रहे, ऑक्सीजन है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए,
तो प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन तो मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं कर रहा। और तीसरा चौथा केस, जो अगर सपोज करो क्या कि कार्बन मोनो, आपने पढ़ते आ रहे होगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है ना, ऑक्सीजन से ज्यादा हीमोग्लोबिन की अटैच होने की कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा पावर होती है कि हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा अटैच होता है। कितने टाइम्स? 240 टाइम्स। इसलिए जो आपकी डेथ आग लग जाने की वजह से धुएं में डेथ होती है ना, वो डेथ इस वजह से नहीं होती क्योंकि धुआं आ रहा है, इस वजह से होती है क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन, अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी ना, वो हीमोग्लोबिन को लेगा ही नहीं, वो ऑक्सीजन को लेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि 240 टाइम्स ज्यादा प्रॉपर्टी होती है हीमोग्लोबिन की अटैच होने की कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसीलिए आपकी डेथ हो जाती है कभी भी काले धुएं से। और वो तुरंत आप एक जैसे थोड़ा बहुत भी काला धुआं, आप कितनी जल्दी अफेक्ट होते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि भले वहां पर कितनी भी ऑक्सीजन हो, मगर क्या करें, हीमोग्लोबिन दगा दे देता है। वो हीमोग्लोबिन 240 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड से, इन सबसे, तो वो ऑक्सीजन से अटैच ही नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच ही नहीं होगा तो कैसे ही वो ऑक्सीजन लेके पहुंचेगा? ये थोड़ा लेस होता है। ये आप इसको तो आप खुद दिमाग लगा रहे होगे, सर ये तो बहुत ही कम रीजन हुआ इस्चेमिक हार्ट डिसीज का, इतना बड़ा रीजन नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही होता है, ठीक है, मतलब ब्लड नैरो हो गई, ये भी वन ऑफ देम रीजन बन सकता है, इसलिए हमने इसे पढ़ लिया। तो पहला हमारा क्लियर हो गया कि सर पहले में तो ये था कि हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे। अब यानी मैं यहां लिख सकता हूं पहला पॉइंट, हार्ट को ऑक्सीजन कम हो रही थी। दो पॉइंट है क्या कि एक में ब्लड कम हो गया, दूसरा पॉइंट एक में ऑक्सीजन ही कम हो गई। अब दूसरा वाला कि हार्ट को ऑक्सीजन तो मिल रही है मगर हार्ट की जो क्या डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गई है। अब हम उसकी डिमांड को अगर फुलफिल कर देंगे तो ठीक है, मगर फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर सर इस्चेमिक हार्ट डिसीज, फिर उसे ऑक्सीजन की ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। वो कब होता है? ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम होती है एज वाली। ये सबसे बड़ा फैक्टर है एज। एज, क्योंकि एज में आपकी स्टिफनेस आने लग जाती है, सब कुछ होता है, आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, मगर आपके हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो वो कहता है ये ज्यादा ऑक्सीजन दो, लेकिन कोरोनरी आर्टरी मना कर देती, बोलती नहीं सॉरी सर। क्यों? क्योंकि हम तो स्टिफ हो चुके हैं, हम काम ही नहीं कर पाते, हम आपको कहां से दें। सेकेंड वन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पता है ना, हाइपरटेंशन में क्यों? क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब भी हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपके हार्ट पे ज्यादा ब्लड स्पीड में पहुंच रहा है, आपका ब्लड में ज्यादा स्पीड में, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और हार्ट जब भी जितना ज्यादा काम करेगा, यानी देखो हार्ट, हाइपरटेंशन का सीधा सा मतलब है कि पूरे बॉडी में हार्ट के फ्लो बढ़ जाना। अगर हार्ट का फ्लो बढ़ गया तो इसका क्या मतलब है कि आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है पूरी बॉडी में। सही बात है कि नहीं? ज्यादा ब्लड ही तो पंप कर रहा है, और वो ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो हार्ट ज्यादा मेहनत करेगा तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपने वो ज्यादा ऑक्सीजन उसे दे दी तो ठीक है, नहीं दे पाए तो फिर भैया आपको होगा इस्चेमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही पहला पॉइंट। और क्या पॉइंट होता है? हाइपरटेंशन हो गया, वाल्वुलर स्टोनोसिस, बात ये आगे पढ़ोगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वॉल्व होते हैं हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को नीचे की तरफ भेजते हैं। अगर वो वॉल्व क्या हो जाए, वो वॉल्व ही इनमें स्टेनोसिस यानी वो वॉल्व खुलना बंद कर दें, तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता, फिर वो ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है, ठीक है, तब ना दे पाए। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आए होगे सेकेंड ईयर। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है बताओ? हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके होता है कि आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होती है पूरी बॉडी की वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट आपकी बॉडी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब सर आपकी हार्ट रेट, बीपी, ए टू जेड जितने भी काम है वो सब बढ़ जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, कौन से? T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, और इनका काम ही होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। जब आपका थायराइड बढ़ जाएगा तो ये हार्मोन भी बढ़ जाएंगे, और ये हार्मोन बढ़ेंगे तो आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं। और जब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई मतलब आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, सब बढ़ गया, सब बढ़ेगा तो हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा, और हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा। अगर हमने दे दी तो ठीक है, वरना दिक्कत। इसलिए आप लोगों ने, और इसका उल्टा कर दो, अगर किसी को हाइपो हो गई तो, कम हो गई तो उसके सारे बॉडी के फंक्शंस कम हो जाते हैं। इसलिए हाइपो वालों में देखा है, हाइपो बोलते हैं ना कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म होते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके सारे बॉडी के फंक्शंस काम करना कम कर देते हैं। और जिनको हाइपर होती है वो सब लोग पतले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। तो जो हार्ट अटैक आएगा वो जरूरत से ज्यादा काम करने पे आएगा, जब आप हार्ट पे ज्यादा लोड बढ़ा दोगे। अब फीवर में भी यही सब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। थायमिन की मतलब B1 की डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, तब भी आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ना। और या फिर कैटाकोलामाइंस ये एक तरीके के ड्रग होते हैं जो आपको दिए जाते हैं और बहुत सारी जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो। लेकिन कैटाकोलामाइंस क्या होता है, वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और जब भी हार्ट रेट बढ़ता है ना तो क्या होगा, फिर आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। यानी ओवरऑल इससे मेरा सर एक ही पॉइंट प्रूव होता है कि जब भी इन सबसे एक ही काम हो रहा है, वो हो रहा है हार्ट रेट का इंक्रीज होना। और जब भी हार्ट रेट इंक्रीज होगी मतलब हार्ट ज्यादा ब्लड पंप आउट कर रहा है, और अगर हार्ट ज्यादा ब्लड पंप आउट कर रहा है तो उसे चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए। और अगर आपने वो दे दी तो ठीक है, नहीं दे दी तो फिर भैया काम खत्म। अब हम देखेंगे सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स, अब मैं सिम्टम्स वगैरह आपको सब पूरा प्रॉपर पहले ही बता चुका हूं क्या क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं। क्या वही सब पेरिकार्डियल पेन। पेरिकार्डियल पेन का मतलब होता है हार्ट का, हार्ट में आपके हार्ट में पेन होना। क्योंकि जो आपको चेस्ट पेन आता है ना वो हार्ट पेन की वजह से आता है आपके हार्ट में। पेरिकार्डियल देखो हार्ट की 3 मसल्स होती हैं, सबसे ऊपर होती है पेरिकार्डियम, बीच में होती है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम। तो जो आपको पेन फील होगा वो कब होगा, जब आपकी जो सबसे आउटर लेयर है, जो हार्ट के सबसे ऊपर की लेयर है उसमें पेन हो, तो उसमें पेन होता है, उसकी वजह वही पेन आपको फील होता है। तो आपको पहले पेरिकार्डियल पेन फील होगा। चेस्ट पेन होगा, डिस्कंफर्ट होगा। यहाँ चेस्ट पेन को आप क्या लिखोगे सर, यहाँ हम इसको लिखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो चेस्ट पेन हो रहा है वो ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट हो रहा है। और डिस्कंफर्ट विल इमीडिएटली सिग्नल, ये तुरंत मिलेंगे उसको। चेस्ट पेन होगा, डिस्कंफर्ट होगा टू यू दैट समथिंग रॉन्ग विद हार्ट, मे बी इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। आपको ऐसा लगेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि चेस्ट में जैसे कुछ भारीपन आ रहा है ऐसा लग रहा है कुछ प्रेशर सा लग रहा है, फुलनेस और टाइटनेस। सर ये सारे सिम्टम तो भैया किसी को सर एसिडिटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी में भी चेस्ट पेन होता है, उसको भी चेस्ट ऐसा फुलनेस लगती है। अलग से क्या है देखो, हम अभी पढ़ेंगे पूरे सिम्टम्स, लेकिन जो अलग से डिफरेंशिएट होंगे वो मैं अभी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। पेन और डिस्कंफर्ट तो होता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट वन और वो था एसिडिटी का पेन जनरली आर्म्स पर यानी आपके हैंड्स में उतर के नहीं आता, मगर इसका पेन आपके हैंड्स में, आपके शोल्डर, आपके हैंड, एल्बो, इनमें उतर के आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो गोल्डन वर्ड से, लेफ्ट हैंड में। अगर आपके लेफ्ट के शोल्डर जॉइंट, लेफ्ट के एल्बो जॉइंट, लेफ्ट हैंड, पूरे लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म में अगर आपको पेन आ रहा है तो बिना सोच विचार करिए डॉक्टर पर भागिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइन होता है। वैसे तो जनरली दोनों में आ सकता है, लेफ्ट और राइट का, मगर अगर स्पेशली लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसकी झुंझुनी मतलब टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, और लेफ्ट में उसको चीटियां काट रही, कुछ भी हो रहा है और थोड़ा भी तकलीफ हो रही है लेफ्ट हैंड में, तो तुरंत भागिए, बिना सोच विचार करिए। सबसे बड़ा साइन यही होता है, लेफ्ट हैंड में स्पेशली इसका पेन उतर के आता है। बाकी उतर के दोनों में आ सकता है, लेफ्ट राइट का, मगर अगर स्पेशली लेफ्ट में ज्यादा देखेगा, ठीक है। तो पेन और डिस्कंफर्ट इन वन और बोथ, वन कोई पूछे तो लेफ्ट, और बोथ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते हैं। फिर बाकी वही सिम्टम्स, जॉ में भी पेन आ सकता है, नेक में भी, बैक और स्टोमक, सब जगह पे। स्टोमक में भी इवन पेन हो सकता है। तो कभी ये मत सोचो अरे स्टमक में पेन हो रहा है, कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक दो पॉइंट है वो आपको अभी स्पेशल करके बताता चलता हूँ, जो स्पेशल पहचान होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, लेफ्ट वाला, या लेफ्ट या दोनों में पेन होना, बोथ आर्म में पेन होना। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सिंकोप हो रहा है। सिंकोप का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लूज हो रहा है। और पैलर का मतलब होता है भैया एकदम एकदम ऐसा पेल पड़ता जा रहा है, एकदम कलर डाउन हो रहा है। फिर फीलिंग डिजी, लाइट हेडेड, सर दर्द हो रहा है, नोजिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वेटिंग, इसको भी गोल्डन कर लो। अगर पेशेंट को स्वेटिंग आ रही है, पसीना निकल रहा है, तो वो एसिडिटी वैसिडिटी कोई नहीं है, तुरंत लेके जाओ।
पेशेंट को भले हैंड में पेन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, अगर वो ज्यादा स्वेट कर रहा है और आपको लग रहा है, बोल रहा है बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है और उसको स्वेटिंग हो रही, तो ये मत करो कि एक काम करो एसी को बढ़ा लो या बाहर चले जाओ, थोड़ा टहल लोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, डॉक्टर पे लेके भगो, सीधे जाओ डॉक्टर के पास, बिना कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और सोचो इसमें एपिगैस्ट्रिक बर्न भी दिखता है, यानी एसिडिटी जैसे सिम्टम्स भी